सबसे पहले बेसिक्स, बेसिक के बाद फ्रिक्शन, उसके बाद सर्कुलर मोशन, उसके बाद लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। तो इन सब के तो नाम हैं, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सब के नाम अलग रख के मैं एलओएम खाली इसी को बोल रहा हूं, ये कंफ्यूजन से बचाने के लिए। वरना जो बुक्स में एलओएम लिखा होता है उसका मतलब होता है ये चारों के चारों चैप्टर। जो बुक्स में एलओएम लिखी होती है उसका मतलब होता है चारों के चारों चैप्टर, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा खाली ऊपर वाले को। वाई, क्या रीजन है सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं इसके जस्ट बीच में यहां पे वर्क पावर एनर्जी इसको इंट्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत इसको पढ़ने में लगेगी और इसको पढ़ने में भी लगेगी, ठीक है। ये काम हम करेंगे, तो ठीक है। वरना कुछ लोग क्या करते हैं भाई, कुछ ऑथर्स वो ये काम भी करते हैं कि वो इधर ना इंट्रोड्यूस करके पहले ये सारा सेक्शन खत्म कर देते हैं जिसको वो एलओएम बोलते हैं कंबाइन, उसके बाद वो डब्ल्यूपीई शुरू करते हैं और वो दोबारा इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इन चीजों का। तो हम वो एक कान को दोबारा घुमा के नहीं पकड़ने वाले हैं, मेरे को ये कंफर्टेबल लगता है और बच्चों को भी। तो हम इसको एलओएम बोल रहे हैं। उसके बाद फ्रिक्शन एक अपने आप में चैप्टर रहेगा तुम्हारे लिए। उसके बाद यहाँ पे हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे जो कि अपने आप में चैप्टर रहेगा तुम्हारे लिए। देन सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे जो कि अपने आप में एक अलग चैप्टर रहेगा। देन लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन जो कि अपने आप में एक अलग चैप्टर है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। चलेंगे, अब स्टार्ट करते हैं, यानी कि एलओएम जिसको मैं बेसिक्स बोल रहा हूं। इसी को ये भी बोला जाता है वर्किंग विद सेकेंड लॉस। अब वो सेकेंड लॉ और फर्स्ट लॉ क्या है उसकी थ्योरी पे नहीं जा रहा हूं मैं, बीच में अचानक मुंह से निकल जाएगी तो नोट कर लेना कहीं पे, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है भाई। एलओएम बेसिक्स और ये बोल देते हैं इसको वर्किंग विथ सेकेंड लॉ, वर्किंग विथ सेकेंड लॉ, ठीक है। कंटेंट लिस्ट, कंटेंट लिस्ट क्या है? कंटेंट लिस्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम्स, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। देन इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया परमानेंट रेस्ट स्टेट। देन उसके बाद में मोशन स्टेट, मोशन स्टेट। ऊपर हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम जिसका मतलब है रेस्ट, बॉडी, बॉडी कहां पे रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। देन मोशन स्टेट या स्टेट ऑफ मोशन, बॉडी जब स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी। इसी के ब्रैकेट में यहां कहीं लिख देंगे स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स मेथड, स्यूडो फोर्स मेथड। देन हम यहां पे लिख देंगे कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। देन इट इज एंड, यहां पे ये एंड हो जाएगा। इस तरीके से चलेगा ये, ठीक है। बहुत बढ़िया। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली हेडिंग क्या थी अपनी? टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबके आगे ऐसे ब्लॉक बना लेना। आवाज आ रही है मेरी? ठीक।
सब कैसे आगे बना लेना। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्या क्या, सबसे पहले दो फोर्स ऐसे कौन से, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि मैं इसको बोलूं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन से हो गए, इसी को बोलते हैं फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स जो आप आगे देख चुके हो या देखोगे कभी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वाले जो फोर्सेस होते हैं जिसमें कांटेक्ट की नीड नहीं होती है, चार्ज पार्टिकल या नॉर्थ साउथ पोल, नॉर्थ पोल मैग्नेट के, वो सब। देन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्सेस। तो बिना फोर्स के तो, बिना इन दोनों मोड के तो फोर्स का ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स को हालांकि बाद में देखते हैं, पर थोड़ा सा डिस्कशन बस यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख के छोड़ देना, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इवन ग्रेविटेशन फील्ड भी काम करती है इसमें, ग्रेविटेशन। अच्छा, कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्स की बड़ी लंबी लिस्ट है और यही हमें मेजरली पढ़ने हैं, मेजरली यही पढ़ने हैं क्योंकि मैकेनिक्स में कांटेक्ट होगा भाई। अब यहां पे कांटेक्ट के दो पार्ट बनाए, एक सरफेस कांटेक्ट, ये एक बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनेगा। एक सरफेस कांटेक्ट, तो जो दोनों पेज होते हैं आप समझ लो कि वो पूरे ही भरेंगे, इस एंगल से लिखना शुरू करना, सरफेस कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट। तो सबसे पहले सरफेस कांटेक्ट पे आते हैं। सरफेस कांटेक्ट में दो फोर्सेस, एक का नाम है फ्रिक्शन। ध्यान रखना, फ्रिक्शन तभी आएगा जब सरफेस होगा, जब तक सरफेस कांटेक्ट में नहीं होगा फ्रिक्शन का जन्म नहीं होने वाला। दूसरा एक है नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लिस्ट बना रहे हैं। थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, ऐसा पता चला कि सर थोड़ा भी आइडिया नहीं रहेगा तो आगे कैसे पढ़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन के साइड में कहीं लिख लेना है कि ये हमेशा कैसा लगता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये कैसा लगता है, अलोंग टेंजेंट टू द सरफेस या पैरेलल टू द सरफेस, सबसे अच्छा पैरेलल, पैरेलल टू सरफेस। उसके बाद उससे ज्यादा क्या जानेंगे, थोड़ा सा भाई जब आगे जान लेंगे तब वहां पे भी, सबसे पहले हमें नॉर्मल रिएक्शन ही पढ़ना है, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंट कांटेक्ट कौन से हुए, अब पॉइंट कांटेक्ट का मतलब ऐसे समझो, ये कोई बॉडी है, ये कोई पर्सन है और वो अपने हाथ से इस बॉडी को खींचना चाह रहा है। अब वो सरफेस कांटेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो क्या करेगा, सपोज यहां से कोई हुक निकला हुआ है, हुक ऐसा, तो ये क्या करेगा, यहां से एक रस्सी फंसाई इसने, एक रस्सी ऐसे फंसाई हुक वाली, और उस रस्सी को अपने हाथ से पकड़ लिया। एक तरीका ये है खींचने का, सही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे आप कांटेक्ट का एरिया देखो, क्या वो एरिया बहुत कम है, वो बहुत कम है, इसलिए इस कैटेगरी में रखा गया है मिनिमम कांटेक्ट में, पॉइंट कांटेक्ट में। तो अब दो चीजें हो सकती हैं कि या तो इस बंदे ने यहां पे रस्सी बांध ली, और या तो इस बंदे ने यहाँ पे हुक लगाने के बाद रस्सी की बजाय क्या पकड़ लिया, स्प्रिंग पकड़ लिया। भाई वो ऐसे केस दे सकते हैं, या तो स्प्रिंग या तो रोप। तो दो एग्जाम्पल यहां से निकलते हैं पॉइंट कांटेक्ट के। तो एक निकलता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का ही दूसरा नाम है रोप, और एक निकलता है स्प्रिंग।
दो निकलते हैं। तो स्प्रिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में, वहां इसकी डिटेलिंग करेंगे। उससे पहले हम इसका नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छी मैकेनिक्स है। अच्छी बोलने का मतलब ही मेरा कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स बोलने का मतलब ही अच्छी है। तो उसको डरना नहीं है उससे, हाँ उसको जानने के लिए ज्यादा समझ चाहिए आपको। अब आते हैं स्ट्रिंग पे, डिटेल करते हैं। तो स्ट्रिंग में डिटेल करने का क्या मतलब हो गया, थोड़ा सा लेते हैं इसको, समझते हैं बेटा। सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक है, लिखा हुआ है अगर मास लेस स्ट्रिंग, मास लेस रोप लिखा हुआ है या मास लेस स्ट्रिंग लिखा है, ज्यादातर क्वेश्चन में लिखा मिलेगा आपको। मास लेस रोप का क्या मतलब हो गया, और कहीं लिखा है इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये वर्ड कई सारे क्वेश्चन इसी वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। वो बोल देगा इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग कंटेनिंग अ बॉडी, ऐसे करके स्टार्ट होगा। तो वो इसका इसका मतलब क्या है, वो लिखी इंग्लिश है, वो मतलब क्या है। मासलेस का मतलब समझो सबसे पहले डिटेल में। इस फिगर को हटा दे रहा हूं मैं, इस फिगर को भी दोबारा बना लेंगे, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, उठा लेंगे। अब मासलेस रोप का मतलब समझो क्या। जरा मुझे इस चीज का जवाब देना अपनी समझ के साथ। सपोज आपने, या सपोज मैं यहां पर हूं और आप थोड़ी बहुत मैकेनिक्स जानते हो, ये मैं हूं, ये ऊपर, आज मेरा क्या हुआ, आज मेरा पुलअप्स करने का मन कर रहा है, सपोज ये मेरे पैर है, ठीक है, ये मेरा पुलअप्स करने का मन कर रहा है, मैं लटका हुआ हूं बेसिकली। इतना फिगर समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो मैं एक, हाँ ग्रीन पेन ले लेता हूं। अब हुआ क्या, सपोज यहां पे मेरे ऐसे शूज हैं, ये शूज हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर एक कट मारूं, कट मारने का क्या मतलब है, यहां पर जो मेरे मसल फाइबर्स हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं। सपोज वो बोल सकते हैं, तो उनसे मैंने बात की, मुझे बताओ। मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है मसल फाइबर्स से। तो उन्होंने बोला कि यार हमें ये फील हो रहा है कि बॉडी के नीचे इतना वेट हमको खींच रहा है। तो ऑब्वियसली उनकी बात सही है कि इतनी बॉडी का वेट mg जो है, m1g बोल देते हैं इसको, m1g, ठीक है, क्योंकि हमने जिस फाइबर पे कट मारा वो 1 है, ठीक है। तो m1g उनको फील हो रहा है। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इट्स गुड। फिर हमने क्या किया, हमने यहां मेरे एकदम चेस्ट के आसपास के फाइबर से बात की, मैंने उसको नाम दिया 2, मसल फाइबर से। तो मैंने कहा भाई आपको क्या फील हो रहा है, वो कह रहा है यार लग रहा है कि इतनी बॉडी जो है हमें नीचे खींच रही है। तो मैंने कहा ठीक है, मेक सेंस यार, m2g कर देते हैं। और साफ पता चल रहा है कि m2g इज ग्रेटर देन m1g है, यानी कि जो वो बॉडी का वेट है वो ज्यादा है। अच्छा, फिर हमने बात की अपनी रिस्ट की फाइबर से, रिस्ट पे। उसने कहा यार तुम क्या बात कर रहे हो, पूरी की पूरी बॉडी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खींच रही है हमें। तो हमने कहा यार बात तो सही है तेरी, पूरी की पूरी बॉडी खींच रही है तुमको, m3g। तो हमने कहा m3g तो और ज्यादा हो गया यार, m3g और ज्यादा हो गया। यानी कि मैं एक बात समझ पा रहा हूं जो बेटा, वो ये है कि अगर कल को इस बंदे की वजह यहाँ पे एक रोप भी लटकी हुई है, एक रोप है, और वहां से कोई बॉडी टंगी हुई है, सोचना, तो क्या इस यहां पे टेंशन अलग होगी और यहां टेंशन अलग होगी और यहां टेंशन अलग होगी, क्या ये समझ पा रहे हो आप? साफ समझ में आ रही है ये बात कि यहाँ टेंशन अलग होगी। और टेंशन कभी जीरो हो नहीं सकती, जीरो हो जाएगी तो यानी कि वो खिंचाव नहीं रहेगा, तो बॉडी चली जाएगी mg नीचे। टेंशन कभी जीरो, टेंशन जीरो एक ही केस में होती है जब रोप कट कर दी जाए एक्चुअली में। ये बात कहीं लिख लेना, जहां पे भी टेंशन जीरो है मतलब रोप वहां से कट हो गई है, या उल्टा कभी क्वेश्चन में बोल देंगे रोप को कट कर दिया गया, तो इसका मतलब क्या, आपको t0 लेना है वहां पे, ठीक है। तो अनलेस कहीं पे भी टेंशन जीरो नहीं रहेगी। अगर बॉडी सस्टेन कर रखी है, उसने बॉडी उठा रखी है, बॉडी होल्ड कर रखी है, तो इसका मतलब टेंशन एग्जिस्ट कर रही है। तो यार टेंशन जीरो तो नहीं है। अच्छा, एक बात तो ये समझ आ रही है। अब
अब एक केस तो ये वाला होता है जो हम जिसके बारे में हमने बात की, ये है केस 1। पर हर टाइम इतना कॉम्प्लेक्स केस नहीं देते। वो कहते हैं, वर्ड क्वेश्चन का वर्ड क्या है, उन्होंने क्या यूज किया, मासलेस रोप। मासलेस का ये मतलब हो गया कि अगर अगर मैं इस बंदे की बात करूं, पर्सन जो लटका हुआ था, कि अगर मैं इस बंदे का मास लेस, यानी कि अब आप ऐसे मत समझना कि मास ही 0 कर दिया। मासलेस बोलने का मतलब हो गया हर तरफ, चाहे इस फाइबर में, चाहे इस फाइबर में, चाहे इस फाइबर में, टेंशन हम कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। सिमिलरली अगर इस रोप में भी मैं बोल दूं कि मासलेस रोप है, तो इसका मतलब यहां पे जो टेंशन है वो T1 ना होकर T हो जाएगी, यहां भी T हो जाएगी और यहां भी T हो जाएगी। मासलेस रोप अगर कहीं पे भी लिखा है तो ये एक आइडियल केस होता है। मासलेस रोप एक ऑब्वियसली ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल थोड़ी है, ये एक आइडियल केस है। बच्चों को मैकेनिक स्टार्टिंग करते टाइम ये सिखाया जाता है ताकि वो पहले से घबरा के छोड़ ना दें कि टेंशन कांस्टेंट रहेगी एवरीवेयर, एवरीवेयर। ये किसने बोला, ये किसने बोला, जब लिखा क्या होगा, मासलेस रोप, मासलेस रोप। ये जब भी लिखा होगा आपको ये समझना है। और टेंशन 0 कब, जब काट दिया जाएगा। और टेंशन कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट होके लेकिन वो अलग अलग वैल्यू पे कब जाएगा, जब बॉडी में मास होगा। जब रोप का मास दिया हुआ हो आपको, तो समझ लो कि हर तरफ टेंशन अलग अलग वो पूछेगा, या पूछ ले तो समझ लो उसको मास देना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। तो ये सारी बातें नोट डाउन अच्छे से करते हुए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में अगर मास दिया ही नहीं और ना उसने स्टेट किया है कि मासलेस है या नहीं है, तब भी हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो। अगर उसको चाहिए अलग अलग तो वो बोलेगा, साफ साफ बोलेगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के ऊपर भी सर डिटेलिंग करते हैं थोड़ी। ये लोग क्वेश्चन को ऐसे टफ बनाते हैं, ये छोटी छोटी बातें लिख देंगे, इसके मतलब हमें पता नहीं होते, बस वही काम खराब हो जाता है बेटा। तो ठीक है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब है ना एक्सटेंड हुई स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग एक्सटेंड ही ना हो सके। सपोज सपोज ये कोई पर्सन है, इसने ये ढो रहा है किसी को भाई, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा बैठा है ऊपर, यहाँ पे भी छोटा सा बच्चा बैठा है ऊपर। अब ये अगर आज 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो इसको भी 20 फील हो रही होगी और इसको भी 20 फील हो रही होगी, पूरी की पूरी। कल को ये 30 हो जाए, 20 से 30 हो गया सपोज ये, तो इसने एक एक्सेलरेशन का यूज किया। अब उस एक्सेलरेशन का यूज करते टाइम इस बच्चे ने जो एक्सेलरेशन, जिस जिस सेकंड पे जो एक्सेलरेशन यूज एक्सपीरियंस किया, हर उस सेकंड पे इसको भी वही एक्सेलरेशन यूज हुआ, एक्सपीरियंस हुआ होगा। कहने का मतलब ये, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का ये मतलब होता है। अभी सोचो, इमेजिन करना एक बात को, इसी पिक्चर को इमेजिन करो, मैं बना ही देता हूं ना, अपने को कौन सा टाइम लगना है ज्यादा। कॉपी पेस्ट, बना दिया भाई, बन गई जगह। तो आप एक सिचुएशन इमेजिन करो बेटा कि यहां पे जो बीच में रोप की जगह एक स्प्रिंग लगी हुई है। अब जरा सिचुएशन इमेजिन करो कि इस बंदे की स्पीड 0 थी अभी, और 0 से 20 हुई है। तो 20 होते टाइम क्या होगा, जरा इन दोनों बच्चों को एक्सपीरियंस करना। इन दोनों के हाथ में मैंने माइक दे दिया और मैंने पूछा कि भाई बताओ जरा आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि इन दोनों को, ये दोनों के साथ क्या होगा कि एक, यानी अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, ए, तो ए जो है वो पहले एक्सपीरियंस करेगा एक्सेलरेशन, फिर स्प्रिंग खींचेगी, फिर स्प्रिंग जब पूरी खिंच चुकी होगी तब भी एक्सपीरियंस करेगा बी। तो यानी क्या दोनों ने एक साथ किया क्या, नहीं किया। इन एक्सटेंसिव, तो ये कैसी स्ट्रिंग हो गई, ये एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हो गई। तो इन एक्सटेंसिबल और एक्सटेंसिबल में फर्क ये है, क्या मैथमेटिक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एवरीवेयर, एवरीवेयर, ये निकाल सकते हैं। यहां पे ये ही नहीं निकाल सकते, और इसे ना निकालने की वजह से हमने यहां पे क्या यूज किया, रिंग या स्प्रिंग, स्प्रिंग।
तो स्प्रिंग हमने कहाँ पे पढ़ने के लिए बोला, इस चैप्टर में नहीं पढ़ने का, वर्क पावर एनर्जी में। ये इसीलिए रखा क्योंकि ये करेगा थोड़ा सा परेशान। तो परेशानी वाली चीज को बाद में और आइडियल वाली चीज को पहले। तो दोनों वर्ड के मतलब समझ आ गए कि थ्योरी का मतलब क्या है और मैथमेटिकल मतलब क्या है। बहुत बढ़िया। अब मैं ये जितनी भी बात मैंने बताई इसको मैं एक केस के थ्रू समझने की कोशिश करूंगा। सपोज ये एक पुली है, और यहाँ पे एक एम मास रखा हुआ है, एम। ये गई एक रोप, यहाँ से निकली रोप वापस, यहाँ पे एक कैपिटल एम टंगा हुआ है। इस फिगर को हमने 3 जगह बना लेना है, 3 जगह, एकदम ठीक सामने 2 जगह हो गया, एक और बना लेना है, 3 जगह हो गया। क्या मिलेगा तो ये 3 जगह बना के देखते हैं। तो पहले केस में मैं ये बोल रहा हूं खुद ही कि ये जो पुली है, अच्छा देखो कहीं साइड में एक एक बात लिख लेना ऐसे करके। क्या हम क्या खाते हैं, यानी ये ह्यूमन, हम क्या खाते हैं, खाना, मील्स। फ्रिक्शन क्या खाता है, फोर्स। मास क्या खाता है, फोर्स। अगर ये दोनों एजेंट प्रेजेंट हैं सिचुएशन में तो ये समझ लेना ये जिंदा कब रहेंगे, जब इनको फोर्स मिलेगा। ये तभी तभी तक है। जैसे एक कार जा रही है और यहाँ पे टोल लगा हुआ है, वो कार जब जाएगी तो उसको टोल वहां पे देना पड़ेगा तभी वो आगे जाएगी। सिमिलरली इस बात को समझो कि अगर अगर ये पुल्ली फ्रिक्शन वाली हुई, अगर इस पुल्ली पर फ्रिक्शन हुआ, कौन सी, ये वाली पुल्ली पे फ्रिक्शन हुआ, तो इस साइड फोर्स कुछ और होगा, इस साइड फोर्स कुछ और होगा, क्योंकि इसने बीच में कुछ फोर्स खाया है। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं हुआ तो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। देखते हैं इस बात को समझते हैं। मैं एक केस ले रहा हूं और यहाँ पे मैं ये लिखता चल रहा हूँ ये सारी बातें। इस केस में पुली जो है वो मेरी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस भी है, फ्रिक्शनलेस भी है, ठीक है। तो और जो मेरी रोप है वो भी मेरी मासलेस है। सर फ्लो चार्ट कंटिन्यू होगा क्या, है बेटा, फ्लो चार्ट कंटिन्यू होगा क्या, फ्लो चार्ट कंटिन्यू, ये हाँ ये सब किस में चल रहा है, ये सब स्ट्रिंग के अंदर चल रहा है, ठीक है। ठीक है। इधर का हो गया है, इधर का अब ज्यादा नहीं खुलेगा। अब मैं रोक के सीधा थोड़ा सा नॉर्मल को भी, नॉर्मल के नीचे थोड़ी जगह छोड़ना, ठीक है, नॉर्मल और फ्रिक्शन की थोड़ी जगह छोड़ना। ये अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये बस यही 3 केस डिस्कस होंगे, यही रुक जाएगा ये। तो रोप कैसी है, मासलेस है। तो देखो रोप अगर मासलेस है तो इसका मतलब ये है कि रोप की वजह से कौन सा फोर्स आता है, टेंशन, ध्यान रखो। रोप ये मैं लिख देता हूं। स्प्रिंग कौन से फोर्स को जन्म देता है, टेंशन को। स्प्रिंग कौन से फोर्स को जन्म देता है, स्प्रिंग फोर्स को, एफएसपी बोलते हैं, ब्रेक करके ऐसे लिख देना हमेशा। आप उस टाइम अलर्ट हो जाओगे, उस टाइम आपके कान खड़े हो जाएंगे जब भी मैं कोई नए फोर्स की बात कर रहा हूं। यहाँ पे कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। ये अपने आप में एक नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स का सिंबल एन होता है, कुछ लोग आर भी यूज करते हैं, आर मतलब कैपिटल आर, रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं वो इसको, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे 4 फोर्स की बात हो रही है, मैं तो उल्टा ये कह रहा हूं कि जब भी कोई एक नया फोर्स पढ़ो ना तो अलर्ट हो जाओ कि ये फोर्स लगेगा कैसे, कहां से पास होगा, क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है। जब भी किसी नए फोर्स की बात हो तो
क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई भी न्यू फोर्स मैं आपको बताऊं तो हमेशा अलर्ट रहो कि इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, यानी पास कहां से करेगा, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट होगा। क्योंकि आपके पास फोर्स ही फोर्स है, आगे कई दिनों तक नए नए फोर्स पढ़ने हैं। तो हमने अभी अभी 4 पढ़े, जिसमें से मैं एक को देख रहा हूं, किसको, टेंशन, रोप को, टेंशन को। तो आओ टेंशन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, जहां मैंने टी लिखा है वहीं कर लेते हैं। मैं अपनी इसको पेंसिल को थोड़ा सा छोटा करता हूँ, हो जा भाई, ठीक है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सपोज इस रोप की जगह इमेजिन करो, मैं किसी बच्चे को नहीं बोलता कि वो अपने आप को ले, सपोज मैं लटका हुआ हूं ऐसे। अब तुम्हें पता है मेरे हाथ पे क्या फील हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कोई उखाड़ उखाड़ के उसको ले जा रहा है। वो जो रिपिंग रिपिंग इफेक्ट फील हो रहा है ना, उसी का नाम टेंशन है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। तो टेंशन को देखने का तरीका क्या है, टेंशन को देखने का तरीका है हमेशा ये जो मैं बता रहा हूं, क्या, बॉडी को काट दो बीच से, इमेजिनरी, असली में मत काट देना, इमेजिनरी बॉडी को काट दो बीच से। उसके बाद क्या, जहां पे बॉडी है ना, ये बॉडी है, उस पे दिखाओ कैसा, अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी जहां पे आपने कट मारा है वहां पे क्या दिखाओ, अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी बॉडी से अवे। और अगर उस साइड से देखो तो वहां से अवे, अगर आप सीलिंग से देखो तो वहां से अवे, और अगर अगर बॉडी से देखो तो वहां से अवे। तो टेंशन जो है वो हमेशा, टेंशन के लिए एक वर्ड याद रखो, क्या, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी। हमारे सर ने कैसे बताया था इसको, कैसे याद रखो, कभी भूलने का नहीं, तो कैसे, ऐसे याद रखो कि सपोज मेरे 2 फ्रेंड है, मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है अबिका, और मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है प्रशांत, सपोज, और ये हूं मैं बीच में, एन, नरेंद्र, मैं हूं। इन दोनों में लड़ाई हो रखी है। मैंने प्रशांत से पूछा कि प्रशांत किसकी गलती है, तो वो फिंगर करेगा इधर की तरफ, अविका की तरफ। मैंने पूछा अविका, अविका किसकी गलती है, तो अविका ने बोला प्रशांत की। जब तक ये एरो एक दूसरे से अवे रखेंगे ना, तब तक टेंशन मेंटेन रहेगी, साइकोलॉजिकली भी मेंटेन रहेगी। ठीक है, टेंशन मेंटेन रहेगी, मेंशन लिख दिया मैंने, मेंटेन रहेगी। कल को सोच लेंगे बच्चे सर को स्पेलिंग भी नहीं आती है, ऐसा कुछ, तो मेंटेन रहेगी भाई। ये होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ फिजिक्स। मेरा बहुत हद तक मानना भी है, कभी मैं आगे सीट पे डिस्कस करूंगा, कि साइकोलॉजी बहुत हद तक फिजिक्स की तरह चलती है। ये हम टाइम टू टाइम, जब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ बेटा इसे, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे आगे, मैं बताऊंगा कि देखो रिएक्शन फोर्स, स्ट्रेसेस आना, ये स्ट्रेन आना, ये सब इफेक्ट ह्यूमंस में भी होते हैं, राइट। स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्मेशन यहाँ पे डायमेंशन का होता है, और नेचुरल लाइफ में बिहेवियर का डिफॉर्मेशन होता है। तो डिफॉर्मेशन कब होता है, जब बॉडी पे ये स्ट्रेस होगा तो डायमेंशन वाला फ्रैक्चर होगा, और अगर मेंटल स्ट्रेस है तो बिहेवियर वाला स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगा, राइट। तो ठीक है, चलो वहां देखेंगे, इतनी अभी फिलोसफी करने की कोई बात नहीं है। नाउ तो ये बात समझ आएगी, टेंशन इज अवे फ्रॉम बॉडी, ऐसे देखना है, ठीक है। और ये फिलोसफी याद रखना, ये मेरी जो मैंने पर्सन की एग्जांपल वाली दी है। अच्छा, तो टेंशन के बारे में जाना, स्प्रिंग के बारे में अभी नहीं देख रहे, ना नॉर्मल देख रहे हैं, ना फ्रिक्शन देख रहे हैं। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि अभी हम टेंशन के सेक्शन पर है। अच्छा, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि इधर अगर मैं यहां से बनाऊं तो यहां से भी टी है, और यहां से बनाऊं तो यहां से भी टी है। तो क्या मैं ये बोलूं कि इस रोप में हर जगह टी है? क्यों मैंने हर जगह बोला टी? क्योंकि मासलेस रोप है। कैसी रोप है? मासलेस रोप है, मासलेस रोप है, ठीक है। और ऐसे यहां पे भी हर जगह टी है, तो यहां भी टी है, यहां भी टी है। अब सुनना, नेक्स्ट केस में सुनो। नेक्स्ट केस में मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रिंग को मासलेस रख रहा हूं, रोप अभी भी मासलेस है मेरी,
रोप मेरी मास लेस है, मतलब m0 कर दे रहा हूं मैं। बट पुली जो है वहां पर मास भी प्रेजेंट है और फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है। बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, पिछले की तरह मासलेस और फ्रिक्शनलेस नहीं है। तो अब अगर ये प्रेजेंट है तो हमने क्या कहा था, हम खाते हैं खाना, और फ्रिक्शन क्या खाता है, फोर्स। फोर्स खाता है। तो यानी देखो, इधर अगर टेंशन T1 है तो इधर कोई टेंशन T2 हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। लेकिन रोप के अंदर ये तो कब हुआ, जब इधर से इधर फोर्स ट्रांसफर हुआ तो चेंज हुआ। लेकिन विद इन द रोप, लेकिन विद इन द रोप, खाली रोप के इन बिटवीन, यहां T1 है तो यहां भी T1 ही रहेगा, यहां T2 है तो यहां भी T2 ही रहेगा। आप कहीं भी चेक करोगे तो वो T2 ही रहेगा, आप कहीं भी चेक करोगे तो वो T1 ही रहेगा। लेकिन वो T1 से T2 कहां चेंज हुआ, जब हमने टोल टैक्स को क्रॉस किया। फ्रिक्शन है ना पुली में, तो वो तो यस खाएगा सर। फोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरे केस पे आता हूं। तीसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो नहीं कर रहा, मैं मास यहाँ पे जीरो नहीं कर रहा, और मैं रोप और मैं मास को रोप में इस टाइम मास एग्जिस्ट कर रहा है, यानी जीरो नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब अगर जीरो नहीं है तो अब समझो, यहां टेंशन T1 होगी, यहां टेंशन T2 होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से चेंज हुई, यहाँ T3 होगी, यहाँ T4 होगी, अलग। ये तीनों केस को हमने समझ लिया। आप इसको लिख लो, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं बस। ठीक है, लिख लिया बेटा, चले आगे। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। नाम ही नॉर्मल रिएक्शन है। अच्छा, एक बात इमेजिन करो यार, वो अपने आप सोचो, आप जिस टेबल पे पढ़ाई कर रहे हो, आई होप टेबल पे बैठे हो, आपके यस टेबल पे एक बुक रखी हुई है सपोज, है ना, बगल में। तो ये एक इमेजिन करो कि मैं भी ऐसे यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो, इस फोर्स के बारे में सबको पता होता है, बट इसका एसेंस नहीं मालूम होता सबको। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। चलो देखते हैं। सपोज ये ऊपर से एक बुक आ रही है, गिर गिर रही है, इसके ऊपर किसी ने फेंकी है तो गिर रही है। और गिर क्यों रही है, ऑब्वियसली बॉडी का नीचे वेट mg है, ऊपर कोई उसको बैलेंस करने के लिए है नहीं, तो ये तो नीचे जाएगी। यहां से एक बात हमेशा याद रखो, क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। बात इतनी छोटी सी है कि एक मैकेनिक सीखने वाले पर्सन को अगर एक जगह पैसा मिले तो उसे गोल्ड से ये बात लिख लेनी चाहिए अपने घर में। ये इतनी इंपॉर्टेंट है। खाली ये यहीं यूज नहीं होगी, इसका मैथमेटिकल वर्जन यहीं से समझ आता है। अनबैलेंस्ड फोर्स कॉज्ड मोशन, अनबैलेंस्ड फोर्स कॉज्ड मोशन। मोशन हमेशा होगा ही क्यों, जब फोर्स अनबैलेंस होगा। पूरा चैप्टर इसी चीज पे है। समझते हैं, कोई बात नहीं। ये बॉडी यहां पे आके रुक गई। अब आपके दिमाग को सोचना चाहिए कि ये रुकी क्यों। ऊपर वाली स्टेटमेंट को पकड़ो, मोशन रुक गई तो मतलब अनबैलेंस फोर्स खत्म हो गया, खत्म हो गया। अनबैलेंस फोर्स से खत्म होने का मतलब कि वो बैलेंस हुआ है। इतना आप कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया। अनबैलेंस फोर्स अगर खत्म हुआ है और बैलेंस हुआ है तो mg तो नीचे की तरफ था ना, तो नीचे की तरफ के फोर्स को बैलेंस करने के लिए किसी को ऊपर की तरफ आना पड़ेगा। इतना तो हमें पता है। और वो फोर्स वैसा होना चाहिए कि वो बाय मैग्नीट्यूड mg के इक्वल ही हो, और डायरेक्शन में वो जस्ट अपोजिट हो। ये काम तभी संभव है। तो अचानक ऐसा कौन आ गया भाई, यही है, इसी फोर्स का नाम होता है, mg किधर था, नीचे था ना, नॉर्मल फोर्स, इसी का नाम होता है। तो अब हम पिक्चर से इस बुक को हटाते हैं और खाली
इस बुक पर लगने वाला, बुक को मैंने वाइट दिखा दिया है, इस बुक पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स दिखाते हैं। ये लगा नॉर्मल, तो नॉर्मल हम कैसा लगा, ये सरफेस कांटेक्ट है, इससे 90 डिग्री पे लगा, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स है। और क्या नॉर्मल क्या, हमेशा यही मिसकंसेप्शन है बेटा, ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। बच्चों को हमेशा लगता है कि नॉर्मल जो है वो एमजी को बैलेंस करता है। ये तो ये तो ऐसा हो गया ना कि 1000 में से एक केस आपको दिखा तो ये मान लो कि 1000 के 1000 केस ऐसे होंगे क्या। ये समझो, यहां पे भी तो बॉडी बैलेंस है, यहां भी बॉडी बैलेंस है, बट यहां तो एमजी नीचे है, तो आप ये बोल दोगे क्या कि एमजी को नॉर्मल बैलेंस कर रहा है? नहीं, नॉर्मल की कंडीशन याद रखो ना, नॉर्मल कैसा लगता है, क्या बताया था, कहां गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर तो ये हुआ ही नहीं, इस सरफेस का परपेंडिकुलर तो ये हुआ। तो जिसको भी एक मिसकंसेप्शन रहता है उनको समझाओ, आप मिलो बाद में या जब भी, क्या कि नॉर्मल हमेशा एमजी को बैलेंस नहीं करता, ये तो एक स्पेशल केस है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रेक करूंगा तो एमजी इधर हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे ऐसे इसका एक्सटेंशन आगे बढ़ाते हैं, ये थीटा होता है, ये एमजी कॉस थीटा होता है, और इधर एमजी साइन थीटा रहेगा। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल इस बार किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी कॉस थीटा को, एमजी कॉस थीटा को, है ना। सपोज ये एक वॉल है बेटा, ये एक वॉल है, वॉल पे एक बॉडी रखी है, किसी ने उसको दबा रखा है अपने हाथ से, किसी ने उसको अपने हाथ से दबा रखा है, सपोज ये ऐसे प्रेस कर रखा है, मैं इसको खाली एक फोर्स दिखा दे रहा हूं, ऐसे फोर्स। अब ये एक वर्टिकल वॉल है, ये एक वर्टिकल वॉल है। मैंने बहुत बार बच्चों को ये गलती करते देखी है, क्या कि जब वो यहाँ पे एफबीडी बनाते हैं तो क्या करते हैं, वो अब वो एमजी तो दिखा देते हैं इसका, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज सेट है कि एमजी के अपोजिट हमेशा नॉर्मल होता है सर। ये गलती क्यों हो रही है, नॉर्मल तो सरफेस कांटेक्ट है ना, सरफेस कांटेक्ट से हमेशा 90 डिग्री। अब जिसके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि सर 90 डिग्री तो ये भी है और 90 डिग्री तो ये भी है, आपने वही क्यों लिया, वो ऐसे वो अपने हाथ में ऐसे अपने आप को मोड़ के रखे कि ये आंसर मुझे तुरंत मिलेगा जैसे मैं एफबीडी बनाना सीख लूंगा। अभी अगला ही टॉपिक है जस्ट एफबीडी, ठीक है, कि आपको ये नॉर्मल लेना है या ये नॉर्मल लेना है, आपको कैसे पता चलेगा, यहां से शुरू होती है एफबीडी की शुरुआत, ठीक है। अब मैं एंटर कर रहा हूं अगले टॉपिक एफबीडी पर, और मैं इसी एग्जाम्पल के साथ एंटर करूंगा, मैं इसी एग्जाम्पल को उठा रहा हूं, ठीक है, एकदम यही जैसे वो डीजे वाले लोग गाना बजाते हैं ना कि एक एंड हो रहा है और दूसरा वहीं से स्टार्ट हो जाता है, बीच में गैप नहीं आता, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक सॉन्ग एंड होता है, दूसरा एंड हो ही रहा होता है कि तीसरा सॉन्ग शुरू हो रहा होता है, वैसा। तो एकदम वैसे ही कि ये वो ट्रांजिशन पॉइंट है जहां पे पहला टॉपिक एंड हो रहा है, पहला वाला टाइप्स ऑफ। नॉर्मल को ये तो नहीं कह सकते फिर कि ये वो फोर्स है जो कि बैलेंस करेगा, किसको, इस केस में तो नहीं है, हाँ है ना, इस पर्टिकुलर केस में तो नहीं है बैलेंस करने के लिए, तो नॉर्मल हमेशा बैलेंस नहीं कर सकता, नॉर्मल तो अपने आप आ जाता है जब सरफेस कांटेक्ट होता है। अब अगर वो पहला पहला वाला केस है ये वाला, तब वो बैलेंसिंग का काम कर रहा है ना। सेकंड वाले केस में तो उल्टा वो बैलेंस कर ही नहीं रहा, वो बेचारा कैसे करेगा सेकंड वाले केस में। तो अब मैंने क्या किया कि इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए टॉपिक यहाँ पे एंड हुआ कौन सा बेटा, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अब यहीं से एंटर कर रहे हैं किसमें, सेकंड टॉपिक, क्या नाम है बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम्स। एंड दिस इज हेल इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेल लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज एफबीडी तो सबसे पहला गेट है जो आपको क्रॉस करना ही पड़ेगा मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए। चलो, जय हो एफबीडी बाबा की, शुरू करते हैं भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एफबीडी में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं आऊंगा एग्जांपल इसी को लूंगा, मैं चिंता मत करो, एग्जांपल इसी को लूंगा, पर पहले मैं इसके बारे में तो थोड़ा बता दूं कि एफबीडी है क्या। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसी स्टेट है जहां पर आप एरो के यूज से फोर्सेस को शो करते हो। मैं यहाँ पे ग्रामेटिकल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए नहीं बैठा हूं, इसलिए मैं अपना लिखता जा रहा हूं, वो आपको संभालना है। एरो के यूज से हम क्या करते हैं, फोर्स को शो करते हैं, पहली चीज।
अब मैं इसको कनेक्ट करते हुए एक एग्जांपल लेता हूं, बिकॉज नेचर वर्क्स एवरीवेयर सिमेट्रिकली। जरा देखते हैं। हम लोगों ने बचपन में कई बार एनिमल प्लेनेट या डिस्कवरी चैनल को देखा है। वहां पे आपने इमेजिन करो, याद करो वो सीन जब आपने देखा हो कि जब एक शेर, एक लायन का पूरा झुंड जो होता है वो शिकार पे निकलता है, तो वो अफ्रीकन भैंसों को देख रहा है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर वो डिस्कवरी पे वो मसाई मारा और वही सब दिखाते थे वो लोग, ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है कि देखो, सपोज ये एक शेर है और यहाँ पे बहुत सारे झुंड में भैंसे हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो किसी एक को टारगेट करते हैं और उसको करते हैं झुंड से अलग, और फिर उसको पकड़ लेते हैं। वो अलग कैसे करते हैं, वो उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, हम उस स्ट्रेटेजी में नहीं जा रहे हैं, हम वो जूलॉजी नहीं पढ़ने जा रहे कि वो लोग क्या करते हैं, ठीक है। अब ये उन्होंने जो अलग किया और उसके बाद मारा उसको, जो भी अपना यूज किया, तो उसने क्या किया कि जो उसका टारगेट था उसको पूरे सिस्टम से अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। यही हमें भी करना है। जो जिस भी बॉडी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा उसको आइसोलेट कर लेना है। कहां से आइसोलेट कर लेना है सर? उसके सिस्टम से, जिस सिस्टम में वो दी हुई है। सिस्टम का मतलब और भी साथ में बहुत सारी बॉडीज होंगी, उन सब से आइसोलेट कर लेना है उसे। आइसोलेट करने के बाद में क्या करना है, अब शिकार करना है। कैसे शिकार करेंगे वो समझाता हूं। हमेशा आपको जो फोर्सेस शो करने हैं वो ऑन द बॉडी शो करने हैं, ऑन द बॉडी शो करने हैं। ये करना है नॉट बाय द बॉडी, बाय द बॉडी नहीं शो करना है। इसका मतलब क्या है, यही सीखने में घंटों निकलेंगे। पहली बात तो देखो, अभी बाय द बॉडी नहीं करना है, ऑन द बॉडी वाले फोर्सेस शो करने हैं, बाय द बॉडी नहीं करना है। इसका मतलब क्या है सर, वो बताओ। चलो देखते हैं। अब अपने एग्जाम्पल का यूज करते हैं बेटा, ऊपर वाले एग्जाम्पल का। क्या था हमारा एग्जाम्पल? एक बार मैं ऊपर चला जाऊं थोड़ा सा। हमारा जो फ्रिक्शन वाला भाई है वो बुरा ना मान जाए, एक बार इसके बारे में 2 लाइन बताया हूं बस, है ना, इतना मुझे अलाउ करो। कि ये बॉडी है, इसको अगर कोई खींच रहा है अपनी तरफ सपोज, तो हमें पता है अगर बॉडी ये राइट साइड जा रही है तो फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, अपोजिट लग रहा होगा, है ना। ये तो हम बचपन से जानते हैं। बस फ्रिक्शन के बारे में अभी के लिए इतना ही। इसके आगे इसको हमें आगे पूरे चैप्टर में पढ़ना है, वहां इसको छोड़ देंगे। अब आते हैं एफबीडी पे, ठीक है, जहां से हमने शुरू किया था। अब किसी ने इसको दबा रखा है ऐसा दबा रखा है, और अब बोला जा रहा है कि इसका एफबीडी बनाओ। क्या बनाओ? एफबीडी। चलो एफबीडी बनाते हैं। तो एफबीडी बनाते टाइम मैं आपको ये कहूंगा कि आप जरा ऐसे देखने की कोशिश करें कि इस पर एक तो अर्थ फोर्स लगा रहा होगा ग्रेविटी की फॉर्म में, mg, राइट। ये वाला फोर्स जो है ये इस पर बॉडी पे ही लग रहा है, तो मैं इसको एफ नाम दे दे रहा हूं, ठीक है। अब नॉर्मल की बात आती है। मैं इस वॉल को और इस बॉडी को थोड़ा सा अलग करके शो करके दिखा रहा हूं आपको, इन दोनों के बीच में गैप दिखा रहा हूं मैं आपको। ये मैं पर्पसफुली कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, ध्यान सुनो। अगर मैं बोलूं कि इनके बीच में, लेफ्ट हैंड साइड वाले फिगर को देखना, क्योंकि वो एकदम सही बना हुआ है, अगर इसके बीच में आपके फिंगर आ जाए तो आपको पेन होगा? भाई पेन होगा, बिल्कुल होगा। तो वो पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बॉडी का वो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो इसका सबसे सही तरीका होता है कि आप ये गलती कभी ना करो। उसका ये है, इस तरीके से आप कर सकते हो कि अगली 2 क्लासेस के लिए प्रॉमिस ले लो कि आप जब भी फोर्सेस दिखाओगे आप हमेशा ऐसे लिखोगे। तो ये इस फोर्स को नाम क्या दोगे? मैं इसको ब्लॉक बोल रहा हूं और इसको वॉल बोल रहा हूं, तो मैं लिखूंगा फोर्स बाय ब्लॉक ऑन वॉल। सही है। लेकिन अगर ये बॉडी एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रही है बेटा, अगर ये बॉडी एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रही है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी एक्स एक्सिस में बैलेंस्ड है? और अगर बॉडी बैलेंस होती है तो क्या हमें नहीं पता है कि वहां पर इक्वल फोर्सेस प्रेजेंट है? और अगर इक्वल फोर्सेस प्रेजेंट है तो एफ बी डब्ल्यू को कोई बैलेंस भी तो कर रहा होगा। और वही फोर्स कौन है? वही नॉर्मल है ना। तो अभी के लिए मैं उसको नाम दे रहा हूं फोर्स बाय वॉल ऑन ब्लॉक, इसी का नाम नॉर्मल है। फोर्स बाय वॉल ऑन ब्लॉक। ऊपर वाला क्या है? फोर्स बाय ब्लॉक ऑन वॉल। क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ नहीं है? यही तो है थर्ड लॉ। एक्शन और रिएक्शन हो तो रहा है।
तो नॉर्मल रिएक्शन इटसेल्फ प्रूविंग ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा ले जाऊंगा, पर मैं तीनों स्टेटमेंट जो है न्यूटन के लॉ की वो मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि आप बचपन से कई बार पढ़ चुके हो। लेकिन जब अब तक वो नहीं समझ आई, तो क्यों ना अब प्रैक्टिकल करके ही उस बात को सामने से समझा जाए। फोर्स बाय वॉल ऑन ब्लॉक, मैंने ऊपर क्या लिखा है, ऑन द बॉडी। ऑन द बॉडी, बॉडी कौन सी है मेरी, ये है ना बॉडी। तो मुझे बताओ एफ बी डब्ल्यू और एफ डब्ल्यू बी में जब आप इसको बोलो, साथ में बोलो, फोर्स ये कौन सा है, बाय ब्लॉक, बॉडी ऑन वॉल, बाय बॉडी ऑन वॉल। तो ऑन वॉल हुआ ना, वॉल मेरी बॉडी थोड़ी है। ये क्या हुआ, बाय वॉल ऑन द बॉडी। ये वाला फोर्स मुझे कंसिडर करना है, मुझे ऊपर वाला फोर्स कंसिडर नहीं करना है। क्या ये बात समझ आई? ये बात अगर समझ आई तो अब तुम्हें ये आंसर मिल गया होगा कि क्यों मुझे राइट हैंड वाला नॉर्मल लिया मैंने और लेफ्ट हैंड वाले को मैंने नॉर्मल नहीं बोला था। कैटेगरी तो मैंने वही रखी कि मैं 90 डिग्री पे ही लगा रहा हूं, बैलेंस कभी हो रहा है कभी नहीं भी हो रहा है वो, लेकिन 90 डिग्री तो सर ये भी है, 90 डिग्री सर ये भी है, आपने ये वाला ही क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया? आपको आई थिंक आंसर पता चल चुका है। वेरी गुड बेटा, ठीक है। एक दो फोर्सेस और बना लेते हैं बच्चे इस पे। ये पूरा तो समझाने के लिए था, आते हैं यहाँ पे mg नीचे, तो यानी कि ये लगा इधर नॉर्मल, तो नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया एफ को। mg को कौन बैलेंस कर रहा है? mg तो नीचे की तरफ लग रहा है। अगर कोई बैलेंस नहीं कर रहा होगा तो बॉडी तो खसक के चली जाएगी नीचे। तो यानी कि फ्रिक्शन कहीं ना कहीं लग रहा है, रफ सरफेस होगा, फ्रिक्शन होगा। ये मैं अभी देखो, ऐसा नहीं सर क्या ये हमें हमेशा सोचना ही पड़ेगा क्या? नहीं, टॉपिक का नाम देखो ना क्या है, टॉपिक का नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। आपको बस एरो समझने हैं यहाँ पे, वो सारी प्रॉब्लम आगे आएंगी कि वो देगा या नहीं देगा, तब मैं कैसे सोचूंगी या सोचूंगा। ठीक है, अभी ये समझो कि बस आप फोर्सेस के एरो सही लगा पाओ। चलो इतनी बात समझ आई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कुछ मेरे नोट्स में अपग्रेड हुआ है, क्योंकि मैं इस एग्जाम्पल के साथ कभी शुरू नहीं करता हूँ एफबीडी को, बट ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, हम इसको आगे इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, ये हमने लिया एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप फ्लो चार्ट का काम खत्म हो चुका है बेटा, ठीक है, मैं अभी यहां से इसको उठा के कॉपी पेस्ट करके अलग कर दूंगा। फ्लो चार्ट का काम खत्म हो चुका है, अब आप एकदम फ्रेश टॉपिक एफबीडी पे चल सकते हो शांति से आगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। मैं इसको यहां से हटा ही लेता हूं, वैसे नहीं हटा रहा हूं क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है नॉर्मल से। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और अभी यहां से एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में आप ऐसे सोचो कि आपने अपने सामने किसी दो बुक्स हैं, एक को ऐसा लगा दिया है और एक को ऐसा लगा दिया। इमेजिन कर पा रहे हो? इनके नीचे वाले कॉर्नर एकदम एकदम कॉमन है। ऐसे दो बुक को खड़ा कर दिया आपने, ठीक है, और इसके बीच में, भाई मैं स्टेटमेंट देने से बचना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात है, इसके बीच में आपने अपनी एक वाटर बॉटल को लिटा दिया है। इमेजिन हो रहा है? हाँ, अब जब आप इसको सामने से देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो, आप इसको सामने से देखोगे तो ये दिखेगा ऐसा। सही है? आप ऐसा कर भी सकते हो खुद, वहां पे अभी अपने जहां भी बैठे हो। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब ये मेरी बॉडी है और मुझे बनाना है इसका एफबीडी। क्वेश्चन क्लियर है? इसका एफबीडी बनाना है। अब एफबीडी बना रहे हैं भाई इसका, तो सबसे पहले तो झुंड से अलग कर लिया है ना। स्टेप्स हमेशा याद रखो, आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम, then show the forces by the arrows, then always on the body, not by the body. Very good.
अर्थ ऑन द बॉडी है क्योंकि अर्थ लगा रही होती है इसके ऊपर, W वेट या फिर mg। अब अपने आप से सोचो, ग्रीन पेन ले लेते हैं, सरफेस कांटेक्ट कहां कहां पर देखो, 1 और 2, और सरफेस कांटेक्ट आने पर बेटा कौन कौन से फोर्स आते हैं, एक तो नॉर्मल आता है फ्रिक्शन और और नॉर्मल। फ्रिक्शन आता है। फ्रिक्शन के बारे में मैं अभी यहाँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रिक्शन हमें पढ़ना है डिटेल में, वहां पे मैं आपको बात करूंगा इस चीज की, फ्रिक्शन कि कब फ्रिक्शन को कंसिडर करना है, कब कंसिडर नहीं भी करना है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप फ्रिक्शन को कंसिडर कर लो, ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि सर आपने सरफेस कांटेक्ट में आपने ही बोला कि फ्रिक्शन, जब सरफेस कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन आएगा। तो फ्रिक्शन के लिए फ्रिक्शन के सेक्शन में एक बात लिख लो छोटी सी बेटा ऊपर जाके, जो मैं बोल रहा हूं, क्या लिख लो, फ्रिक्शन के सेक्शन में एक बात लिख लो छोटी सी, कि फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन, और मुझे ये बात याद दिलाना, ठीक है, जब मैं फ्रिक्शन पढ़ा रहा हूँ वहां पे मेरे को ये बात याद दिलाना तुम, ठीक है, कि सर आपने ये बोला था, फ्रिक्शन इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन देयर इज एन urge of motion or trying to motion या trying to have motion, थोड़ा बहुत ग्रामर भी चाहिए भाई, trying to have motion or there is actually presence of motion। क्या क्या बोला मैंने देखो, बॉडी या तो मूव करने की कोशिश कर रही हो, या तो मूव करना चाह रही हो, और या तो मूव कर रही हो। आपको मेरी बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, यस सर। या तो मूव करना चाह रही हो, या तो मूव करने की कोई कोशिश कर रहा हो, और या तो वो एक्चुअल में मूव कर रही हो। इन तीन केसेस में फ्रिक्शन लगेगा। यहां पर बॉडी चुपचाप इक्विलिब्रियम स्टेट में रखी हुई है, यहां पे सरफेस कांटेक्ट होगा तो भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहां पे बॉडी मूव नहीं करना चाह रही है या कोशिश भी नहीं कर रही है। अब आप ऊपर वाला केस समझो, mg वाला, सोचो कि मैं वहां फ्रिक्शन नहीं लेता, mg तो उसको नीचे खींच रहा है ना लगातार, हाँ। वहां तो एक फोर्स लगा ही हुआ है उसको मूव करवाने में, हम्म। तो फ्रिक्शन आ रहा है देखो। लेकिन यहां के केस में देखो, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ जाए कल को कि सर इक्विलिब्रियम तो दिया हुआ था, इक्विलिब्रियम तभी दिया है जब mg बैलेंस हो रहा है किसी फोर्स से। हाँ। अब यहां पे हमारे केस में सरफेस कांटेक्ट तो दिख रहा है हमें, कहां है सरफेस कांटेक्ट सर, ये रहा देखो, एक सरफेस कांटेक्ट, दूसरा सरफेस कांटेक्ट। तो देखो अब यहां पे सोचो आपकी फिंगर चली गई, तो अब फिर से यहां पे मैं वो दो फोर्सेस लूंगा। ये मैं तब तक काम कर रहा हूं बेटा ये जॉब जब तक आपको इसमें पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जा रहा कि कौन सा फोर्स किधर से लग रहा है। देखो जरा, तो देखो ये बन गई वॉल, ये बन गई वाली वॉल, कौन सी वाली, ये वाली, ये वॉल, कलर अलग कर लिया मैंने। तो एक फोर्स तो ये लगा रही है इसके ऊपर और एक फोर्स ये लगा रहा है इसके ऊपर, तो ये वाला फोर्स है बाय बॉल ऑन वॉल, और ये वाला फोर्स है बाय वॉल ऑन बॉल। मुझे कौन सा लेना चाहिए, पहला या दूसरा, दूसरा। दूसरा। समझ में आ गई है बात, मेरे को यही वाला लेना चाहिए, ये वाला है ना, हमने तो ऐसे ही तो बेटा फिर हमें यहां से भी यही वाला लेना चाहिए, है ना, यस सर। सही है। तो मैं इसको ना, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन है तो नाम दे दिया N1 और N2। क्यों सर, बराबर क्यों नहीं, अरे हमें क्या पता, बराबर होंगे तो सेम आ जाएंगे, अभी के लिए N1 N2 दे देते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो वेक्टर में हमने क्या पढ़ा था, फोर्सेस को शो करो हमेशा पॉइंट के आउटवर्ड, और हम वेक्टर से हम जानते हैं कि हम इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, यस सर। कर सकते हैं। तो जब मन करे तब शिफ्ट कर दो, जब मन ना करे शिफ्ट ना करो। वो तो हमारी, किसी ने हमें कोई रेस्ट्रिक्ट थोड़ी किया था कि करना ही है, ये तो हमारी उसके ऊपर होता है ना कि भाई अगर आपको चाहिए तो आप कर दो। हाँ, तो यहां पे मैं इसको कर दे रहा हूं, तो ये हो गया मेरा N1, सपोज ये हो गया मेरा N2, और नीचे हो गया मेरा W, और ये देखो बॉडी बैलेंस हो गई है।
और बॉडी का एफबीडी भी बन चुका है बेटा। ठीक है, ऐसे बनते हैं एफबीडी, बनाते जाओ सीखते जाओ। रिजल्टेंट फोर्स लगेगा नॉर्मल बिल्कुल फोर्स। बिल्कुल आएगा, लेकिन हम टॉपिक पे कंस्टेंट रहना चाहते हैं, समझ रहे हो? आएगा तो रिजल्टेंट ही, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, वही एमजी को बैलेंस कर रहा है। लेकिन ये मुझे कहां पढ़ना है? ये मुझे इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में पढ़ना है। आगे है ना, देखो कंटेंट लिस्ट में जाओ, देखो इक्विलिब्रियम टॉपिक है, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट करके, वहां पे मुझे जाके पढ़ना है, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। वरना तो एक ही टॉपिक के अंदर खत्म हो जाएगा सारा, तो फिर बचेगा क्या? इससे अलग अलग रखने का फायदा क्या है? टाइम बचाना नहीं है, यहीं पे तो वीकनेस क्रिएट होती है, तो यहां टाइम देना पड़ेगा अपने को कि पहले अलग अलग बनाना सीख जाए, रिजल्टेंट तो हम निकाल लेंगे, पैरेललोग्राम तो आता ही है। ठीक है, एक एग्जांपल देख, एक और देख लिया, और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, 3 ब्लॉक दे रहा हूं, ए बी सी, ग्राउंड। मुझे क्या करना है? तीनों के एफबीडी बनाने इंडिविजुअली, यानी शो फोर्सेस ऑफ ईच ऑफ देम। बेटा तुमने वो लिंक संभाल के रखा हुआ है जहां पे वर्कशीट्स मैंने भेजी हुई हैं, वहां पे अभी आप उसको तुरंत एक्सेस कर सकते हो। हाँ, उसको खोलो एक बार, उसमें जाओ और उसमें आप एलओएम में जाओ, आपको पहली वर्कशीट मिलेगी एफबीडी की। एफबीडी की पहली वर्कशीट मिलेगी। ठीक है, एक एक सेकंड आपको। हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, वो मिले देखे, वो वाला क्या, हाँ खोल लिया। खोल लिया ना? उसमें एलओएम में पहली फाइल लगी होगी, वर्क एफबीडी वर्कशीट डब्ल्यू एस करके, एफबीडी। हाँ, इस क्लास के बाद वो पूरी की पूरी सॉल्व करनी है तुम्हें। उसका मैं, मुझे ध्यान से मैसेज लेके उसका सोल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा तुम्हें, मेरे पास अभी जस्ट पीछे ही पड़ा है आईपैड पे, तो पहले वो खुद से करना, नहीं समझ आए सोल्यूशन। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, शायद आपने सॉल्व गूगल ड्राइव पे भेजी है मुझे। मे बी शायद भेज, हाँ, तो उसमें उसका सॉल्व सोल्यूशन, गूगल से। हाँ उसमें सोल्यूशन भी पड़ा हुआ है। ठीक है, बट उसमें एलएम वाला फोल्डर एम्प्टी है। उसमें एलओएम वाला एम्प्टी है, कोई नहीं, वो मेरे को याद दिला दियो, मेरे पास, मेरे को मैं तुरंत शेयर कर दूंगा मैं तुझे। ठीक है, यस। अच्छा, तो चलेंगे सोल्यूशन, बट उसे करने से पहले आज की क्लास को पूरा अच्छे से रिवाइज करेगी तभी हो पाएगा वो। तो बनाते हैं एफबीडी वाइज का। ये लिया पहला ब्लॉक ए, ये बनाया दूसरा ब्लॉक बी, और ये बनाया तीसरा ब्लॉक सी। तो ए पे देखते हैं जरा, ए का वेट नीचे की तरफ डब्ल्यू ए। अब कौन सा सरफेस कांटेक्ट, कौन सा सरफेस कांटेक्ट, देखो ए, ये वाला सरफेस कांटेक्ट। तो ये सरफेस कांटेक्ट का हम कुछ नाम दे देते हैं। तो ये वाला जो सरफेस कांटेक्ट लगा है ऑन ए बाय बी, या कैसे भी दे दो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल रिएक्शन है बाय बी ऑन ए, सही है?
नीचे W और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन किसका, बाय B ऑन A। बन गया, और तो कुछ बनना नहीं है। बी का बनाते हैं, बी का बनाते हैं। तो एक तो उसका खुद का वेट W नीचे की तरफ इटसेल्फ। अब ध्यान से सुनो, जो NBA ऊपर लग रहा था, तो अब ये वाला जो वेट है ये इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा। हाँ ये वाला वेट B के ऊपर ही तो लग रहा है, हाँ लेकिन मुझे ये W करके मैं शो कर दूं, मेरा मन करे, चाहे मैं नॉर्मल करके शो कर दूं। तो मैं इसको इस वहीं से पास होता हुआ नीचे आ रहा है ये, तो मैं इसको दिखा रहा हूं ये वही फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन बाय A ऑन B। ऑन बी। जबकि ये अमाउंट में किसके बराबर है, ये वेट ऑफ A के बराबर है, हाँ और ये इटसेल्फ वेट ऑफ B है। एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज क्लियर है यहाँ पे एकदम, ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। नीचे से एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, वो है नॉर्मल रिएक्शन बाय सी ऑन बी। बी। बी, तो यानी कि अगर कोई कल को मुझे इक्वेशन तैयार करवाए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एन सी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए इक्वल्स टू एन ए बी प्लस डब्ल्यू। प्लस डब्ल्यू बी। भाई वाह, बात समझ आ गई, यस सर। बहुत बढ़िया। और यहां पे एन बी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। अब आते हैं थर्ड वाले केस में। तो थर्ड वाला केस, ओ ओ ये है क्या, बॉडी का वेट C, ऊपर से दो नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहे हैं इसके पास। कौन कौन से, क्या मैं बोल दूं कि ये वो कुछ नहीं, वो वेट A प्लस वेट B है, चाहे आप हाँ ऐसे बोल दो, और अगर कल को नॉर्मल रिएक्शन के टर्म्स में नाम करने का हो तो वैसे बोल देना भाई, NaB, और दूसरा वाला भी बोल देना। अब यहां से ऊपर की तरफ क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड, बाय ग्राउंड ऑन C। सही है, यस सर। हाँ ठीक है। अब WA और WB की वैल्यू तो मैं यहां से ये WA था और WA प्लस WB, हाँ तो ये यहाँ WB लिखा हुआ है, ये यहाँ WA लिखा हुआ है। इन दोनों की वैल्यू को अगर आप यहाँ डाल दोगे, नॉर्मल के टर्म्स में आ जाएगा, ये तीसरा वाला केस नॉर्मल के टर्म्स में आ जाएगा। तो NGC इज इक्वल्स टू WC प्लस WA प्लस WB। और अगर वो नॉर्मल के टर्म्स में चाहिए, कौन कौन सा B और A, तो वो यहां से आप ले सकते हो, ठीक है। यस सर। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। एक आध एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको वर्कशीट करते टाइम दिक्कत ना हो। एग्जांपल नंबर 4, हमने नॉर्मल का एग्जांपल लिया, हमने फ्रिक्शन mg देखा, एक आध रोप का भी ले लेते हैं। रोप का एक गेम आता था बहुत पहले, हमारे जब एंड्रॉयड फोन हुआ करता था हम पे, बढ़िया छोटा सा कोई, उसमें आता था कट द रोप करके एक गेम आता था, आज हाँ भी आता ही है शायद, वो फ्रॉग होता है। तो उसके ऊपर ऐसा कुछ लगा रहता है, सपोज ऐसे ऐसे, और यहाँ पे वो फ्रॉग ऐसे बैठा रहता था नीचे, ऐसे उसको देखता रहता था ऊपर से। अच्छा तो चलो ऐसा हमने बना दिया। अभी हमें ऐसा नहीं है कि इसको उस फ्रॉग तक पहुंचाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें इसका एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाने का स्टेप यही था कि बॉडी को उसके सिस्टम से अलग कर लो सबसे पहले। तो हमने सिस्टम से अलग करने के लिए एक पैतरा अपनाया, ये कि जब भी रोप का केस होगा ना, आप एक इमेजिनरी कट मारोगे, ठीक है, असली में नहीं, इमेजिनरी कट मारोगे। जैसे आप इमेजिनरी कट मारोगे, रोप के केस में ऐसा करते हैं, तो अब बॉडी अलग हो चुकी है, अलग हो गई, अलग हो गई, तो mg कैसा लगा, नीचे, mg नीचे लगा, mg नीचे लगा। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, यही पढ़ा है हमने। बॉडी कौन सी है, यही है, अवे फ्रॉम द बॉडी, सपोज ये T1 है, और अवे फ्रॉम द बॉडी सपोज ये T2 है। बन गया एफबीडी। सर क्वेश्चन में दिया नहीं था कि
मासलेस है या नहीं है, तो उन्हें जब भी टेंशन सेम आइडियली होना चाहिए। आइडियली जब भी क्वेश्चन में ना दिया हो, आपको मासलेस ही मानना है। तो टेंशन सेम हो जाएगी ना टेंशन फिर। सेम रहेगी, लेकिन वो जब एक रोप होता है तभी। इस रोप और इस रोप के बीच में इतना बड़ा मास प्रेजेंट है बेटा, अच्छा। है ना। वो कब होता है देखो, जैसे ये है और यहाँ पर है, यहाँ से कोई खींच रहा है, हम्म। तो ये एक रोप है ना, इस रोप और इस रोप के बीच में तो एक मास प्रेजेंट है ना, चाहे वो बोले चाहे ना बोले। हाँ। तो इसकी और इसकी टेंशन थोड़ी सेम हो सकती है। हम बात कर रहे हैं यहाँ की जो टेंशन रहेगी, क्या वो हर रोप में हर जगह सेम रहेगी? हाँ। वो एक रोप में टेंशन हर जगह सेम रहेगी, लेकिन बीच में मास आ गया तो अब तो बोलने की बात ही नहीं है। मास आ ही गया तो इस साइड टेंशन अलग और इस साइड टेंशन अलग। अलग। तू पता है बहुत अच्छा काम कर रही है। किस चीज का मैं तुझे बताऊं? जैसे ही पता नहीं बाय नेचर वो काम तुझसे करवा रही है नेचर, या तू खुद कर रही है, कि जैसे ही एक टॉपिक एंड होने वाला होता है ना, तू एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है जो एकदम डायरेक्टली ट्रांजिशन ले जा रहा होता है अगले टॉपिक पे। अब तेरे इसी क्वेश्चन से मैं अगला टॉपिक शुरू करूंगा, कि जो तूने बोला कि सर ये टेंशन अलग अलग होगी क्या, ठीक है, यहीं से ट्रांजिशन लेंगे। चलो, एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो गया, एफबीडी के केसेस खत्म हो गए। नोट्स बड़े हौच पौच बने, लेकिन आई होप आप इसको सही से बना रहे होगे, यस सर। है ना। ये सब ठीक है। यहां से हमारा ये हैश बताता है कि नया टॉपिक है, तो ये टॉपिक सर नो। यहाँ पे हम टेंशन को ही नॉर्मल कंसिडर कर रहे हैं। किस केस में बेटा? ना 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 ना, ये गलती कहाँ हुई है, जरा आते हैं वापस आते हैं। यही गलती, ये कहीं गलती हुई है यहाँ पे। हाँ। ये आप किस जगह की बात कर रहे हो, मुझे बताओ जरा। यहाँ ये पे हम नॉर्मल क्या कंसिडर कर बेटा रहे हैं जो नॉर्मल के आने की कंडीशन याद करो। नॉर्मल तो आता था जब सरफेस कांटेक्ट सरफेस। होता था। यहाँ तो सरफेस है ही नहीं कहीं। रोप का देखो अच्छा। देखो कांटेक्ट कितना है, छोटा सा है ना, ये पॉइंट कांटेक्ट हाँ, है। पॉइंट। ये दूसरी कैटेगरी में चला गया। यस सर। हाँ, कोई इसमें कोई शाय करने वाली बात नहीं। आप ऐसी चीजें पूछो 100 बार, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मिसकंसेप्शन बनना बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे। वो बन हाँ। जाता है ना पूछने की वजह से बनता है, और एक बार बनता है ना तो वो मैकेनिक्स तो खत्म कर देता है एटलीस्ट। बाकी तो आपके सब्जेक्ट हो भी जाएंगे, पर वो मैकेनिक्स खा जाएगा मिसकंसेप्शन। टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े, और उसी में हमने सेकंड टॉपिक का ट्रांजिशन भी पढ़ा, एफबीडी वहीं से हुआ। अब यहाँ से जहां सेकंड टॉपिक खत्म हो रहा है, वहीं से थर्ड टॉपिक का उदय हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, शुरू हो रहा है। क्या है थर्ड टॉपिक बेटा? इक्विलिब्रियम। यही था, जाके देखो कंटेंट लिस्ट में, यस सर। इक्विलिब्रियम। ठीक, यहां से हम लोग नए सेक्शन पे एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है टॉपिक नंबर 3, इक्विलिब्रियम। ना इसको समझना बहुत जरूरी है। खैर सारे जरूरी चल रहे हैं, किसी एक को तो क्या ही बोले। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का नाम ही क्या है? रेस्ट। इसका मतलब ही है रेस्ट। तो कैसे रेस्ट? अब रेस्ट की सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं जैसे सबको रेस्ट लगता है, वैसा नहीं। सबसे पहले तो हम जो इसको पढ़ रहे हैं वो इक्विलिब्रियम इन प्लेन है, स्पेस नहीं है। तो स्पेस ना होने से मुझे 3D नहीं पढ़ना, मुझे 2D ही पढ़ना है। कैसे समझते हैं? सपोज मेरे पास ये एक ब्लॉक है बेटा, और ये ब्लॉक जैसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, सपोज वैसा ही है। ये आपकी स्क्रीन से किसी भी तरीके से बाहर नहीं आना चाहिए। अब आप इस बात को ऐसे समझते हुए चलो, तो ये अगर एक्स एक्सिस में स्ट्रेट मूव कर रहा होगा, स्ट्रेट चाहे राइट चाहे लेफ्ट, उसको मैं बोलूंगा ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलूंगा? ट्रांसलेशनल मोशन। कुछ लोग उसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं, कुछ लोग रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। ट्रांसलेशनल, लीनियर, स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलीनियर, ठीक है, ओके। उसी तरीके से अगर मैं इस बॉडी को वाई एक्सिस में मूव कर रहा हूं, ठीक है, वाई एक्सिस में,
वाई एक्सिस में कैसे मूव करेगी, हमारे पास थोड़ा सा कुछ है, फायदा उठाते हैं उसका। ऐसा वाई में ऐसा मूव करेगी, एक्स में अब देखो स्ट्रेट जा रही है ना वाई में, स्ट्रेट वाई, और यहाँ पे स्ट्रेट एक्स में। तो ट्रांसलेशनली जब वो एक्स में मूव करेगी तो हम एक्स बोल रहे हैं, और ऐसा वाई में करेगी तो वाई। तो दो मोशन तो हमने देखी अभी, कौन कौन सी, एक वाई में ट्रांसलेशनल देखी, ये हमने एक्स में देखी थी, ये हम वाई में देख रहे हैं। वाई में भी कौन सी, वही ट्रांसलेशनल, लीनियर, रेक्टिलीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो दो मोशन है जो हो रही हैं। मैं आगे से इतने नाम नहीं लूंगा, मैं खाली ट्रांसलेशनल बोलता हुआ चलूंगा। तीसरी भी तो एक मोशन अलाउड है ना, तीसरी कौन सी मोशन अलाउड है? अच्छा एक बात बात तो, अगर ये जेड में मूव कर जाए तो स्क्रीन से बाहर नहीं आ जाएगी? हाँ। बाहर आ जाएगी। तो मुझे, हम साइड में ना एक कॉर्नर बना लेते हैं जहां पे हम इस बारे में बात करते हुए चलेंगे कि ट्रांसलेशनल का एक्स अगर मैं मूव करा रहा हूं बॉडी, चाहे राइट या लेफ्ट, क्या वो स्पेस से, क्या वो बाहर आ रही थी स्क्रीन से या अंदर जा रही थी? नहीं। नहीं, तो वो अलाउड है। क्या वाई में जब मैं कर रहा था तो वो बाहर अंदर आ रही थी? नहीं, नहीं। तो वो अलाउड है। क्या जेड में वो बाहर आ रही है अंदर जा रही है? हाँ। अगर मैं जेड में मूव स्ट्रेट कर रहा हूं तो बॉडी बाहर आ जाएगी ना, यस सर। ये अंदर चली जाएगी। तो जेड वाला ट्रांसलेशनल अलाउड नहीं है, क्योंकि हम तो प्लेन पढ़ रहे हैं, हम स्पेस नहीं पढ़ रहे हैं। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरी काइंड ऑफ मोशन, रोटेशन। रोटेशन, देखो बॉडी की जो मैकेनिक्स होती है ना, उसका ओरिजिन पढ़ रहे हो आप। इनको कई ऑथर्स ने बहुत अलग अलग तरीकों से बच्चों को समझाने के लिए लिखा है, लेकिन मजाल है कि उन बुक से समझ में आ जाए। समझाता टीचर ही है, हमें भी टीचर नहीं समझाया था, आपको भी वही समझा रहा है, बुक से नहीं आता समझ में। रोटेशन, अब रोटेशन सोचो, मैं ये देखता हूं क्या, अरे वाह, बुरा मान गया। देखते हैं क्या इससे कुछ हो पाएगा क्या, नहीं तो मैं बॉडी को फिर दूसरे तरीके से रोटेट कराएंगे। नहीं, तो साइज बढ़ा दे रहा है। नहीं भैया, कुछ नहीं हो रहा इससे। चलो, अब सुनो मेरी बात। रोटेशन, रोटेशन का नाम पहली बार सुना है? नहीं, पहले तो सुना है थोड़ा बहुत। सुनो, जैसे ये बॉडी है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा देखो, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे इमेजिन करो। अगर मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड इस बॉडी को मूव करा रहा हूं अपने हाथ में, अपनी, आप एक बॉटल ले लो, अपनी पानी की बॉटल ले लो, और उसको ऐसे ही हॉरिजॉन्टली लिटा लो, ऐसे पकड़ के रखना हाथ में, ठीक है? और सपोज यहां से एक रॉड एंटर करी और यहां से बाहर निकल गई, ठीक है? ये लेंथी साइड है आपकी बॉटल की, ये शॉर्टर साइड है, ठीक है? यहां से कैप से एंटर कर रही है और यहां से बाहर निकल गई। तो ये वाली जो रॉड है, ये किस एक्सिस में दिख रही है आपको? एक्स में। क्लियर है? पकड़ के रखना बॉटल बेटा। किस एक्सिस में दिख रही है? एक्स में। एक्स में। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका क्या हो गया? एक्स एक्सिस। अब बॉडी को हिलाना मत, बॉडी को सिर्फ रोटेट कराओ, ऐसे रोटेट कराना कि इसको कोई दिक्कत ना हो, तो बॉडी आपकी सिर्फ ऐसे ही रोटेट कर पाएगी, ठीक है? इस रोटेशन को मैं बोलूंगा रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस। बच्चे बोलते हैं कि, ऐसे बोलते हैं कि सर बॉडी को ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया। बिल्कुल ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना कभी भी नहीं बोलना है। ऐसे बोलो कि सामने वाले ने अगर आंख बंद भी करी हुई है तो वो इमेजिन कर जाए रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, वो तुरंत समझ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अबाउट के बाद जो भी वर्ड लिखा जाएगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये प्रोटोकॉल है। अबाउट के बाद जो भी वर्ड लिखा जाएगा वो एक्स एक्सिस होता है। अगर मैं इस बॉडी को वाई के, पहले आप रोटेशन सीखो, उसके बाद मैं बताता हूं कि हम इसको, इसमें कहां पे क्रॉस लगेगा, कहां पे टिक लगेगा। अब बताओ, अगर बॉटल वैसी रखना बेटा जैसी थी, अब एक रॉड सपोज मैंने यहां से एंटर कराई और दूसरे साइड से निकाल ली, तो क्या रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस अगर मैं कराऊं तो क्या बॉडी ऐसे रोटेट, वो ऐसे रोटेट करेगी, राइट? ऐसे करेगी, ऐसे करेगी। तो उसको मैं बोलूंगा क्या? रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट, अबाउट के बाद जो वर्ड लगेगा, आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन वही होती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखना।
क्योंकि हर बार फिगर बनाने को नहीं मिलता है, वो बस इतना बोल के भाग जाएगा क्वेश्चन वाला। अब सोचते रहो किधर रोटेट कर रही है। अब जेड, जेड का मतलब है बॉडी में एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी गई हुई है। अब बॉडी जब रोटेट करेगी तो वो ऐसे रोटेट करेगी। मेरी बात समझ आ रही है? यस आपकी, आप जब अब इस बॉटल को रोटेट कराओगे तो आपका आपकी जो रिस्ट है वो ट्विस्ट करेगी, कर रही है ना, रोटेट, यस राइट। तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। अब मुझे एक चीज का जवाब देना बेटा सोच के। जब मैं एक्स के अबाउट रोटेट करा रहा हूं, अब बॉटल को हटा के बुक को पकड़ लो। अब बॉटल को हटा के बुक को पकड़ लो और अपने सामने ऐसे फ्लैट रखो, एकदम सामने, आंख के सामने, कि बड़ी डायमेंशन वैसी ही हो जैसी दिख रही है, छोटी वाली ऐसी हो। अब जरा इस चीज का जवाब देना। अब बॉडी को ट्रांसलेशन मत कराना। अब आप बॉडी को एक्स के अबाउट रोटेट कराओ। क्या वो प्लेन से बाहर आ रहा है उसका एक हिस्सा? आ रहा है। मतलब एक्स में, चलो साथ ही साथ करते चलते हैं। एक्स में रोटेशन अलाउड नहीं है। अब वाई के अलोंग कराओ तो देखो, इधर से बुक अंदर जा रही होगी और इधर से बाहर आ रही होगी, तो प्लेन, प्लेन से बाहर अंदर जा रही है, ये भी नहीं अलाउड है। अब जेड के अबाउट रोटेट कराओ, वो खाली प्लेन में ही घूम रही है, वो ऐसे घूमेगी बस। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जेड वाला नहीं समझ आया। जेड वाला देखो, जेड देखो, बुक ऐसी है, ठीक है, जैसे ही आप घुमाओगे बुक ऐसी हो जाएगी, फिर आप घुमाओगे बुक ऐसी हो जाएगी, फिर आप घुमाओगे बुक ऐसी हो जाएगी। क्या वो प्लेन से बाहर या अंदर जा रही है? नहीं। वो प्लेन में ही घूम रही है। नहीं समझ आया? दोबारा बोल। आया नहीं आया? आ गया। आ गया ना? वो आप समझो कि आपके सामने एक स्क्रीन है, वो उसके अंदर उसका एक भी हिस्सा उसके अंदर अंदर नहीं आना चाहिए और बाहर नहीं आना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, ओके टेक, ठीक है। अब आप समझो इस बात को कि दो ट्रांसलेशनल मोशन होती है और एक रोटेशनल मोशन होती है जब भी आप मोशन इन प्लेन पढ़ते हो। कितनी मोशन हो गई? तीन टोटल, तीन हो गई। तीन में भी कौन कौन सी बोलो? दो ट्रांसलेशनल और एक रोटेशनल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, समझ आया तुम्हें। और सर जब हमने बॉटल के साथ किया था तो वो बॉटल ना, बॉटल ऐसा है, बॉटल 3D ऑब्जेक्ट है बेटा, हाँ। इसलिए मैंने बुक उठवाई, बुक एकदम प्लेन दिखती है, ठीक है। मैं एक बार आपको ये करके भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे, ऐसे समझो। सपोज एक्स के अबाउट अगर आप रोटेट करा रहे हो, ठीक है, मैं तीनों तीनों केस ले लेता हूँ। देखो ये व्हाइट बोर्ड पे चल रहा है इसलिए कैमरा ऑन हो नहीं सकता, वरना सामने से दिखाता मैं तुम्हें, कोई बात नहीं। मैं एक एक को लेता हूँ। इसको मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई लूंगा, इसका मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, सॉरी वाई, इसका वाई लूंगा, उसका एक्स लिया, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड लेता हूं मैं, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब इसका नेक्स्ट फिगर बनाएंगे, एक्स का नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। मैं रेड पेन ले लेता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ। तो देखो बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है ना। अब बॉडी रोटेट करना शुरू कर रही है, आपके सामने बुक है आपकी, तो ये कैसी हो जाएगी? ये कुछ ऐसी हो जाएगी। देखो ये वाली डायमेंशन प्लेन के अंदर गई है और ये वाली डायमेंशन नीचे से प्लेन के बाहर आई है, ये बाहर आई है यहाँ से और ये अंदर गई है। इतनी बात समझ आई? है ना? पता है यहीं से डायपोल के टॉर्क खराब होते हैं बच्चों के, जिनको ये नहीं समझ आता ना। सोचो देखो कहां पढ़ रहे हैं ये लोग, हम मैकेनिक्स में है, और वहां पे जब डायपोल का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिक में, जिसके बाद गैल्वेनोमीटर टॉपिक बनता है, जिसका एप्लीकेशन, वो सब खराब हो जाता है यहीं से। फिर वो पूरी जिंदगी रटेंगे, या तो वो छोड़ देंगे कि यार नहीं ये बेकार सब्जेक्ट है यार, साइंस वाइंस छोड़ दो। अरे भैया जब मैकेनिक्स नहीं क्लियर हुई तो साइंस क्या करेगा? एक सेकंड रुकना जरा, छोटी सी दिक्कत हुई है। हाँ ठीक है, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है।
अब जरा वाई के अबाउट देखते हैं बेटा, वाई ऐसा है। अब आप देखो जरा, अब वाई के अबाउट रोटेट करा रहा हूं मैं, तो वाई के अबाउट रोटेट कराने का मतलब है कि बॉडी ऐसी रोटेट करेगी, तो इसका मतलब है नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। अब इसका नेक्स्ट फिगर कैसा बनेगा, देखो ये दिख रहा है आपको, इमेजिन हो रहा है? यस सर। देखो ये वाला प्लेन के अंदर गया और ये प्लेन से बाहर आया, हो रहा है? और अगर ये घूमेगा तो ये और हो जाएगा ऐसा। मैं एक राउंड और घुमा देता हूँ थोड़ा सा, दिख रहा है? यस सर। हाँ, इसलिए एक्स की रोटेशन अलाउड नहीं और वाई की रोटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें बॉडी प्लेन से बाहर आ रही है। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। देखो जेड का, देखो बेटा जेड का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, राइट, यहाँ। अब सोचो, अब इसका नेक्स्ट फिगर सोचते हैं। इसका नेक्स्ट फिगर क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल है, ये 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 अगला बनाते हैं इसका, अगला बनाते हैं। ये थोड़ा सा उस साइड बन गया, ये 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 देखो ये रोटेट कर रहा है, ये अंदर नहीं जा रहा है ना बाहर आ रहा है, कहीं से भी नहीं। बात समझ आ रही है? यस। इसलिए z अलाउड है और x और y अलाउड नहीं है। हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें भी एक बात याद रखना कि चलो खैर आगे ही आएगा, रोटेशन के लिए टॉर्क की जरूरत होती है, और टॉर्क जो क्लॉकवाइज होता है वो नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। बट ठीक है, कोई नहीं, ये आगे आएगा तभी लिखना। एक ही जगह पढ़ा देंगे तो तुम हो जाओगी परेशान, कोई बात नहीं, अभी आने ही वाला है, डोंट वरी, ज्यादा दूर नहीं है। तो पहले मैं ये चीज तो बता दूं, अब है हम कहां तक कंक्लूड कर गए थे? यहां तक कंक्लूड कर गए थे। यस सर। ठीक है, तो मोशन इन प्लेन, दो ट्रांसलेशनल एक रोटेशन, है ना? टॉपिक का नाम बेटा मोशन है या इक्विलिब्रियम है? इक्विलिब्रियम है। तो मुझे ट्रांसलेशनल की दोनों मोशन को रोकना है, तभी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में जाएगी। और मुझे रोटेशन की एक मोशन को रोकना है, तो ट्रांसलेशन की मुझे एक मोशन को रोकना है। तो सपोज वो x है और एक वो y है, और रोटेशन अबाउट z एक्सिस है, अबाउट z एक्सिस। तो सोचो कि अगर बॉडी x में इधर की तरफ 5 न्यूटन है, तो मुझे इसे रोकना होगा, तो मुझे क्या लगाना होगा? नेगेटिव 5 न्यूटन। अब y पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिखा मैंने? बिकॉज हमने पहले भी पढ़ा है, वेक्टर को वन डायमेंशन में लगाने के लिए साइन कन्वेंशन का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, हम पढ़ चुके हैं, है ना? राइट। तो मैं ये बोल दूं कि आपको तो ये वैसे भी दिख रहा होगा कि नेट फोर्स बॉडी पे 0 है। सपोज कहीं पे ऐसा फिगर नहीं दिया हुआ, तो जिसको फिगर नहीं दिया हुआ मैं कहूंगा कि भैया आप इन फोर्सेस को ऐड करो, तो वो क्या करेगा? वो गलती कर देगा, 5 + 5 10 बोल देगा, वहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और जबकि ऐड करने के लिए आपको राइट हैंड साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव कंसिडर करना है, तभी तो वो 0 हुआ। तो हमने बोला, हमने यहां से क्या कंक्लूड किया, सुनना, कि समेशन ऑफ फोर्सेस यानी एडिशन ऑफ फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग अगर विथ साइन 0 हो जाए, तो वहीं पे बॉडी एक्स में मूव करना बंद कर देगी। क्या मैंने ये सही बोला है? मैंने कंक्लूड कर लिया है। 5 की जगह कल 10 न्यूटन लगा लो, 100 न्यूटन लगा लो, 1000 न्यूटन लगा लो, लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है तो बॉडी एक्स में ट्रांसलेशनल नहीं मूव करेगी। ये बात सही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जा रही हो। सिमिलरली 5 न्यूटन ऊपर एंड 5 न्यूटन नीचे। अब वही चीज कंसिडर करो, किसी को साइन के बारे में नहीं पता तो वो 5 + 5 करके 10 कर देगा, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो ऊपर का 5 पॉजिटिव, नीचे का 5 नेगेटिव, दिस बिकम्स 0। इसका मतलब ये कि कभी भी अगर फोर्सेस
का सम वाई एक्सिस में विथ साइन अगर 0 हो रहा हो तो बॉडी तो मूव नहीं करेगी ना, ये करेंगे। नहीं करेगी, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर थी और ये बॉडी भी रेस्ट पर थी। अगर किसी भी ईदर साइड में बेटा फोर्स बढ़ जाए या घट जाए तो बॉडी मूव कर जाएगी, बिकॉज हमने पढ़ा है अनबैलेंस फोर्स कॉज्ड मोशन। और वही हमारा अगला टॉपिक है जो इलेक्ट्रोस्टैट से इलेक्ट्रो कह रहा हूं इक्विलिब्रियम से अगले में जाएगा, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मोशन। बस वहां पे यही चेंज हो जाएगा, मैं किसी फोर्स को बढ़ा देंगे, हम किसी को कम कर देंगे। लेकिन पहले इसको तो समझे अच्छे से, ये क्या है, इसको बोलते हैं एक इक्वेशन, इसको बोलते हैं दूसरी इक्वेशन। कौन सी एक इक्वेशन और कौन सी दूसरी इक्वेशन? ट्रांसलेशनल की दो इक्वेशन है ये। क्या ये मैं बोल दूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की दो इक्वेशन है ये? Yes, बिल्कुल sir. टी से आई है। अब आते हैं बेटा रोटेशन पे, ठीक है। अब रोटेशन के लिए एक बात को समझो पहले। सपोज ये कोई बॉडी है, रैंडम कोई बॉडी ली है मैंने, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा सपोज। यहां पे क्या क्या हम लोग थोड़ा सा टॉर्क के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, नहीं भी जानते हो तो भी काम चलाते हैं। चलो समझो, समझते हैं जरा इस बात को। इससे पहले मैं थोड़ा सा टॉर्क एक्सप्लेन कर दूं, मुझे नीड है, तभी मैं समझा पाऊंगा इसको। टॉर्क, थोड़ा सा टॉर्क एक्सप्लेन करेंगे। टॉर्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई थोड़ा सा, कि टॉर्क होता क्या है। ये मेन टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क है क्या? बस हमेशा ये लाइन याद रखो, फोर्स एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। या यहां लिख लो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है ये, प्रोडक्ट ऑफ। तो मैंने इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या बोला, फोर्स, और फोर्स का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का सिंबल ये है, देखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, समझ आएगा, डोंट वरी। अभी तक कुछ भी ऐसा गया जो नहीं आया हो तो ये भी आएगा। कैसे नहीं आएगा? देखो, सपोज ये बेटा एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक पे आप अपने अपने सामने टेबल पे एक बुक रख लो, है ना, टेबल पे रखी हुई है, और एकदम जहां पे मैंने एक्स मारा है वहां से आप एक फिंगर से उसको दबा दो, इतना दबाना कि वहां से वो बॉडी मूव ना करे, ठीक है। उसके बाद यहां से अपनी दूसरी फिंगर से फोर्स लगाओ, ये बॉडी रोटेट ही करेगी, ट्रांसलेशन नहीं हो सकती, ये नेचर ही ऐसा है, ये नहीं ट्रांसलेशन जाएगी, ठीक है। तो आपने जो लगाया, आपने तो फोर्स लगाया, पर बॉडी ने टॉर्क एक्सपीरियंस किया। आपने जो लगाया वो आपने अपने हाथ से फोर्स लगाया, पर बॉडी से पूछोगे उसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, वो क्या, सपोज आपने लगाया होगा 5 न्यूटन मान के चलते हैं, और ये डिस्टेंस होगा सपोज 1 मीटर, बहुत ज्यादा ले रहा हूं तब भी मान के चलते हैं। तो देखो फोर्स, ये है फोर्स, ये है फोर्स। तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कौन सा, ये वाला। अब इसका परपेंडिकुलर करो, इसका परपेंडिकुलर ये भी है और ये भी है, बट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता है, यानी कि ये वाला। तो 5 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इधर 5 रखा इधर 1 रखा, तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 1 5, एफ की यूनिट न्यूटन, डी की यूनिट मीटर, तो 5 न्यूटन मीटर टॉर्क। और बॉडी कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ना। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव बोलते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव बोलते हैं। आओ आओ यहाँ पे दो चार बातें इससे जो जुड़ी हुई है वो भी सीख ही लेते हैं, सीख ही लेते हैं। आप ये देखोगे, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे 5 न्यूटन को हटा के 100 न्यूटन कर दे रहा हूं, 100 न्यूटन, ठीक है। तो अभी के केस में मेरा जो एग्जांपल है वो 100 न्यूटन और 1 मीटर का है, तो टॉर्क कितना प्रेज्यूम क्रिएट हो रहा है, 100 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव। सपोज बेटा मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां से हटा के यहां लगा दिया, एकदम सेंटर में, एकदम सेंटर में 0.5 मीटर, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे लगा दिया। इतना ही टॉर्क प्रेजेंट करने के लिए अब मुझे 200 न्यूटन लगाना पड़ेगा।
इतना ही टॉर्क क्रिएट करने के लिए मुझे 200 न्यूटन मीटर लगाना पड़ेगा। हाँ 200 न्यूटन कैलकुलेट करोगे तभी आएगा ये। हाँ ठीक है, तो यानी कि अगर आप देखो, सपोज ये एक ऐसा डोर होता, अब आप डोर को धक्का दे रहे हो और मैं डोर को ऊपर से देख रहा हूँ, तो डोर ऐसा ही दिखेगा। मैं ऊपर से देख रहा हूँ, टॉप व्यू, समझ रहे हो ना? हाँ सर। ये डोर है, ये उसका नॉब है, मैं यहां से देख रहा हूँ ऊपर से, आप यहाँ पे खड़े होकर धक्का दे रहे हो। ठीक है, तो अब आप, जब नॉब इसीलिए एंड पे लगा होता है क्योंकि वहां कम फोर्स से भी काम हो जाता है। जब 200 लगाया है तो 100 क्रिएट हो रहा है। और पास जाओ, और पास अगर आप यहां पहुंच गए तो अब यहां पे डिस्टेंस 0.5 का बहुत कम हो गया। आपको 200 से आप कैलकुलेट करो, आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके ये हो पाएगा 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये 100 न्यूटन × 1 मीटर 200, जब ये डिस्टेंस ही सपोज रह गया 0.1 मीटर का, यानी कि जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम कर रहा हूं मुझे फोर्स ज्यादा लगानी बढ़ाना पड़ेगी। पड़ रहा है। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ आई, और वो यहां से दिख भी रहा है, यहां से दिख भी रहा है कि अगर आप ये रखो ना, देखो इसी फॉर्मूले को देखो, F इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन डी परपेंडिकुलर, तो ये इनवर्स रिलेशन दे देगा, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी परपेंडिकुलर, कि जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कम करोगे उतना फोर्स बढ़ता जाएगा एक कांस्टेंट टॉर्क को क्रिएट करने के लिए। सपोज आपका जो डोर है वो 100 न्यूटन मीटर की मिनिमम रिक्वायरमेंट लेता ही लेता है डोर को खुलने में, उससे ज्यादा में तो वो खुल ही जाएगा, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट लेता है। तो आपको नॉब दूर लगाना चाहिए ताकि कम पे भी काम हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है बेटा, एक सेकेंड। हेलो, हाँ बेटा, आ रही है बस। हाँ, ठीक है, अब तू ये देख कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 0 हो जाए, अगर यही फोर्स मैं एकदम एक्स पे लगा दूं तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 0। तो ये एक ऑब्जर्वेशन क्या, कि जब भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है, जब भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगा, जब भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगी, दैट विल गिव नो टॉर्क। समझ आई ये बात मैंने क्या बोला है? यस सर। फिगर से भी क्लियर हुआ? यस सर। तो अगर कल को मैं यही वाला फिगर बना दूं और यहाँ पे एक्स बना दूं और मैं फोर्स को ऐसे लगाऊं, तो क्या ये बॉडी रोटेट करेगी? नहीं। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं यहाँ पे भी। हाँ। ठीक है, तो इसलिए डोर को सीधा खींचोगे एंड करोगे कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो हमने ये भी देख लिया, टॉर्क भी देख लिया। हाँ, तो बस अब ये बात समझ आ जाएगी तुम्हें, अब ये बात समझ आ जाएगी जो मैं इक्विलिब्रियम टॉर्क का बता रहा था, कि सपोज ये बॉडी है, यहाँ पे कोई एक्स ले लिया हमने, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज यहां से कोई फोर्स लगा रहा है, सपोज F1 लगा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, तो ये बॉडी कैसी रोटेट करेगी? ऐसी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो क्या करना पड़ेगा,
इस डिस्टेंस से यहां पे भी टॉर्क लगाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, तभी तो कैंसिल होंगे टॉर्क। सोचो F1 इंटू आर, ये F2 है, F1 इंटू आर परपेंडिकुलर दिस गिव्स टाउ 1, F2 इंटू आर दिस गिव्स टाउ 2। टाउ 1 कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। टाउ 2 कैसा है? क्लॉकवाइज। दोनों अगर टाउ 1 और टाउ 2 इक्वल हो गए और दोनों अपोजिट हो गए तो कैंसिल कर देंगे। तो समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज ये पॉइंट O है, O इज 0, दिस इज द कंडीशन वेयर बॉडी विल टेक नो रोटेशन या विल नॉट रोटेट। ठीक है, तो मैंने 3 कंडीशन बताई आपको आज इक्विलिब्रियम फोर्स परपेंडिकुलर लगा के किसी के एक्सिस के थ्रू ही पास कर दे तो भी तो नहीं रोटेट होगा। बिल्कुल नहीं होगा, वहां तो करेगा ही नहीं, वहां तो वो, हाँ कभी वो बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, बट वो कंडीशन एक स्पेसिफिक हो गई कि वो सेंटर से ही पास होना चाहिए। यहां पे सपोज बॉडी, यहां पर आप फोर्स आप करा रहे हो, बॉडी रोटेट ऐसे कर रही है, अब इसको मुझे रोकना है तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग उतना टॉर्क के हिसाब से यहां पे फोर्स या यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो उतना ही कैंसिल कर दे। सपोज कोई यहां पे लगा रहा है तो मुझे उसी डिस्टेंस के हिसाब से यहां पे भी लगाना पड़ेगा, लेकिन सेंटर का एक स्पेसिफिक केस है। मेरी बात समझ आई जो मैंने अभी बोला है? हाँ ठीक है, तो 3 कंडीशन पड़ी बेटा, कौन कौन सी? समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस है, और ये तीनों अगर सेटिस्फाई करेगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, या उल्टा बोल दो, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब वो आपको अलाउ कर रहा है कि यूज करो इन तीनों इक्वेशन को यार डायरेक्टली। और ज्यादातर उल्टा ही बोलता है, ज्यादातर उल्टा ही बोलता है। क्वेश्चन में बोलेगा बॉडी इक्विलिब्रियम में, यानी कि वो आपको क्या बोलना चाह रहा है? अरे बेवकूफो, मैं ये, वो क्वेश्चन कह रहा है आपको क्या, कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप इससे थोड़ी कुछ समझ पा रहे हो, आप वो कह रहा है कि इसको यूज करो, इसको यूज करो डायरेक्टली। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, अब यहां पे आज का सेशन एंड करते हैं बेटा। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे।